हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 4 द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.3 है उस पर आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली के पहले के 9 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व किया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और हमारे इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है, जो आप प्रॉब्लम सर्च कर रहे थे, वो सॉल्व हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, जो बचे हुए आपके प्रश्न हैं उनका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलेगा। आप वहाँ से जा करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इसके पहले के भी जो अध्याय हैं उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। और कुछ और अन्य अध्याय हैं, जैसे आपका त्रिकोणमिति का परिचय है, वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आपका जो निर्देशांक ज्यामिति है उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो प्रश्नावली 4.3 है उसके बचे हुए 2 प्रश्नों को भी भाई हल कर लिया जाए। उन प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका यानी कि प्रश्न संख्या 10, वो क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की जो दूरी है उस यात्रा को करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो जल्दी पहुंचाती है और सवारी गाड़ी है वो देर में पहुंचाती। इसका मतलब क्या हुआ, तो यही एक एक करके आप समझेंगे। जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती है यानी कि जो इबारती प्रश्न होते हैं उनका जो स्टेटमेंट उसमें क्या लिखा है उसको अगर हमें क्लियर हो जाता है, वो समझ जाते हैं, तो हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न की सहायता से एक द्विघात समीकरण बनाना है और फिर उसके हल करना, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या द्विघाती सूत्र, तीनों में से कोई एक विधि लगा करके हम लोग हल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेस गाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है। एक्सप्रेस गाड़ी भैया तेज चलती है, सवारी गाड़ी धीमे चलती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी आपकी 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि जब आप इन दोनों गाड़ियों के समय की, जो 132 किलोमीटर की यात्रा है उसको तय करने में जो लगा समय है, उनकी अगर तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 घंटा पहले पहुंचाती है कौन सी, एक्सप्रेस गाड़ी, और 1 घंटा बाद में पहुंचाती है आपकी सवारी गाड़ी। यानी कि दोनों के बीच में जो समय का अंतर है, जितना भी समय ले रही हूं उनके समय का अंतर कितना है, 1 घंटा है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बीच में एक चीज और लिखी है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने के समय को ध्यान न दिया जाए। भाई ट्रेन जाएगी, बीच में मैसूर और बेंगलोर के बीच में और भी तो स्टेशन होंगे, वहां पे भी तो गाड़ियां रुकती होंगी, लेकिन जो वहां पे रुक रही हैं, मान लो 2 4 5 मिनट जो भी रुक रही हैं, उस समय को आप नहीं गिनेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे। यदि, अब उसमें क्या लिखा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सिंपल सी बात है, जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी होती है वो आपकी तेज चलती हैं, सवारी गाड़ियां धीमे चलती हैं। तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक चाल से चलती है। जब तेज चल रही है तभी तो कम समय ले रही है। तो हमें दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों की चाल की अगर बात करें तो सवारी गाड़ी की कम है, तो हम लोग सवारी गाड़ी की जो चाल है वो यक्स मान लेते हैं। माना सवारी गाड़ी की चाल यक्स, तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, उससे सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। अगर वो 20 जाती है तो वो 31 जाएगी, अगर वो 40 जाती है तो वो 51 की स्पीड से जाएगी। यानी कि हमें कैसे 11 प्लस कर देना है, तो यक्षधन 11 हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। जो अभी आपको बताया गया वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि माना सवारी गाड़ी की जो चाल है भाई वो x किलोमीटर, तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक स्पीड रखी है, तो उसमें यक्ष धन 11 किलोमीटर। अब देखिए, ये मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर हम लोगों ने दी गई है, वो मान लिया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि जो सवारी गाड़ी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तथा जो एक्सप्रेस गाड़ी है
वो आपकी यक्ष धन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब हमें क्या है, इन दोनों गाड़ियों के द्वारा लिया गया जो समय है उसका अंतर आपका दिया गया है कितना, 1 घंटा। ये तो कह रहा है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि जल्दी पहुंच जाती है, समय का अंतर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूरी दी गई है, चाल दी गई है, तो समय ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि सवारी गाड़ी ने कितना समय लिया। फिर आपको एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय निकालना है, उसमें भी समय बराबर दूरी बटे चाल लगाएंगे। तो वही यहाँ पर लिख देते हैं कि मान सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, उसको हम लोग अगर T1 दे दें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है, 132 है, और चाल कितनी है, यक्स है। इतने घंटा भैया समय लगेगा, कितने, 132 बटे यक्स घंटा। ऐसे ही अगर आपका एक्सप्रेस गाड़ी है उसके द्वारा कितना समय लिया गया, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। उस समय को हम लोगों ने T2 से दिखा दिया, समय को T1 T2 कुछ भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे दूरी आपकी वही है भाई, 132 ही है, और चाल बदल गई है। चाल कितनी है, यक्ष धन 11 है। अब इतने घंटा इस कौन सी एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा समय लिया गया है। लेकिन प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो समय लग रहा है उस दूरी को तय करने में उसका अंतर 1 घंटा दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लिख देंगे समय में अंतर आपका 1 घंटा है। लेकिन जो आपने निकाला है समय, तो किसका अधिक समय लगेगा, ये एक सवारी गाड़ी का अधिक समय लगाएगी। इस समय माइनस 132 बटे यक्ष धन 11 बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख दो भाई, जो आप निकाल रहे हो, 132 बटे यक्ष माइनस 132 बटे यक्ष धन 11 और बराबर आपका 1। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ से देखिए आपका यक्ष और यक्ष धन 11 आपका लासापा आ गया, और ऊपर आप 132 बाई कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यक्ष यक्ष कट गया, 132 बाहर हो गया, यक्ष धन 11 का इस 1 में गुणा होगा तो आपका यक्ष धन 11 आएगा। फिर माइनस यक्ष का इसमें गुणा होगा, 132 तो आपका बाहर आ गया, तो केवल यक्ष और बराबर 1। 132 गुणे में इधर आएगा बटे में कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, ये यक्ष से यक्ष कट गया, केवल और केवल 11 बचा, और नीचे आपका यक्ष की घात 2 धन 11 यक्ष और बराबर 1 बटे 132। यही तो होगा, ये 132 आपका गुणे में था तो इधर आएगा बटे में हो गया। जो आपका समीकरण बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यक्ष की घात 2 धन 11 यक्ष और बराबर 132 और गुणे 11, इतने तो आएगा। अब 132 और 11 का गुणा कर दीजिए और उसको लेफ्ट में ले आइए, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। कौन सा, यक्ष की घात 2 धन का bx और धन c बराबर 0। इस रूप में आपका समीकरण बनेगा। अब गुणा कर देते हैं, 11 दूनी 22, आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर यक्ष की घात 2 धन का 11 यक्ष और इसके बाद बराबर 11 दूनी 22 और 11 33 और 2 और जोड़ दीजिए, 33 और 2 35, हासिल लगे 3, 11 एकम 11, 3 14, 1452। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यक्ष की घात 2 धन का 11 यक्ष और माइनस का 1452 और बराबर 0। अब हमारा ये जो समीकरण है भाई किस रूप में हो गया है, यक्ष की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, इस रूप में बन गया है। अब हम इसको चाहें तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें या फिर मध्य पद को स्प्लिट करके गुणनखंड विधि से हल करें। तो ये 1452 के भाज्य गुणनखंड यानी कि दो ऐसी संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ने और घटाने पर आपका 11 आ जाए। 132 गुणे 11 करके ही तो हम लोगों ने 1452 लाए, जो हमारा ये 132 गुणे 11 है। और 132 गुणे 11 का मतलब क्या है, 12 और गुणे 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 13, 12 गुणे 11 करके आता है। अब इस 12 के आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 और ये फिर आपका गुणे 11 और गुणे 11। देखिए ये आप इस 4 और 11, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा। अब 4 और
11 का गुणा किया, फिर 11 और 3 का गुणा कीजिए तो ये 44 और ये आपका आ जाएगा 33। अब आप 44 से 33 घटाएंगे तो आपको 11 मिलेगा, और जो कि हमारा ये मध्य पद है, यानी कि 1452 को हम लोग 44 माइनस 33 लिख करके गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए अब यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, देखिए आपका यक्ष की घात 2 धन 44 माइनस 33 और यक्ष और माइनस का 1452 और बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यक्ष की घात 2, यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, धन 44 यक्ष और माइनस का 33 यक्ष, ब्रैकेट के पहले धन का चिन्ह तो इसीलिए चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसके बाद माइनस 1452 और बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पॉइंट को आपको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, तो पहले 2 पद और आखिरी के 2 पद। तो यहाँ से देखिए आपका यक्ष कॉमन आ रहा है तो यक्ष धन 44 और यहाँ से माइनस का 33 आएगा तो यक्ष धन 44 और बराबर 0। पहले पद और यहाँ पे इन दोनों में से फिर से आपका यक्ष धन 44 आ रहा है, क्योंकि गुणनखंड करना कक्षा 8 और कक्षा 9 में हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे यक्ष माइनस 33 और बराबर 0। अब हमने क्या किया, द्विघात समीकरण को दो रैखिक बहुपदों को गुणा के रूप में व्यक्त कर लिया। अब एक एक करके इनके शून्यक ज्ञात कर लेंगे, वही आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप यक्ष धन 44 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपका यक्ष बराबर माइनस का 44 आएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला है यक्ष माइनस 33 बराबर 0, तो यहाँ पे यक्ष माइनस 33 बराबर 0, तो यहाँ से आपका यक्ष बराबर 33 आ जाएगा, यानी कि आपके यक्ष के 2 मान आए, एक आपका 44 आया है और एक आपका 33 आया। अब जो हमारा यक्ष था वो क्या था, सवारी गाड़ी की चाल। अब यहाँ पे जो माइनस 44 आया है जो कि आपकी रेलगाड़ी की चाल यानी सवारी गाड़ी की चाल, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए माइनस 44 हम लोग नहीं लेंगे। तो ये जो मान आपका है यही मान्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसमें 11 जोड़ देंगे तो उसका 44 आंसर आ जाएगा। वही चीज हम लोगों ने लिखा, अतः सवारी गाड़ी की जो चाल है भाई वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या है, यक्ष धन 11, यक्ष का मान आपने 33 ज्ञात किया, 33 धन 11, 33 में 11 जोड़ने पर आपका 44 आ जाएगा, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हम लोगों के आंसर हो जाता है, यानी कि सवारी गाड़ी आपकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक्सप्रेस गाड़ी आपकी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो जो हम लोगों का 10वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपका जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन है वो भी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर की घात 2 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास हमने यहाँ पे ये 2 वर्ग बना लिए, एक ये वर्ग है, इसकी भुजा अगर हम लोग यक्स ले लें और इसकी भुजा वाई ले लें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 यानी कि यक्स की घात 2, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई की घात 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी यक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 आपका कितना है, 468 है, एक समीकरण बना। इसके बाद कह रहा है इनके परिमापों का अंतर, तो इस वर्ग का परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 4x होगा, और इस वाले का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है या चारों भुजाओं का योग। यक्स जो इसमें 4 भुजाएं, यक्स को 4 बार जोड़ेंगे तो 4x आएगा, y को 4 बार जोड़ेंगे तो 4y आ जाएगा, तो इसका 4y। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों के परिमापों का अंतर, तो यहाँ पे 4x से 4y घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, 24। एक ये समीकरण बन जाएगा, और इनको हमें हल करना है, द्विघात समीकरण बनाना है,
और फिर उसको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग बराबर कर देंगे। फिर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे y। तो उनका अंतर दिया गया है 4x माइनस 4y। पहला वाला वर्ग हमने बड़ा मानना है तो इसलिए 4x माइनस 4y बराबर 24 आ जाएगा। दोनों समीकरणों को फिर हल करते हैं। जो हम लोगों ने अभी समझा उसी को नोट कर दिया केवल। माना वर्ग ए की भुजा है वो x मीटर, और जो वर्ग बी आपने लिया है इस वर्ग बी की जो भुजा हम लोगों ने y मीटर ले लिया। अब वर्ग ए का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यानी कि भुजा की घात 2, भुजा आपकी कितनी है x है तो x की घात 2 और मीटर की घात 2। इसी प्रकार आप वर्ग b का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी भुजा की घात 2, वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा की घात 2 यानी y की घात 2 मीटर की घात 2। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का योग दिया गया है। तो x की घात 2 धन y की घात 2, योग आपका देखिए वहां पे दिया गया है 468 मीटर की घात 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 468 मीटर की घात 2, और ये आपका एक समीकरण बन जाता है और उसको हमने पहला समीकरण दे दिया। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ग ए का परिमाप ज्ञात करेंगे, फिर वर्ग बी का परिमाप ज्ञात करेंगे। जो आपका पहला वर्ग यानी कि वर्ग ए जो आपने दिया था उसका परिमाप अगर निकालेंगे तो 4 गुणे भुजा, और 4 और गुणे भुजा आपकी x है यानी कि 4x मीटर आ जाएगा। और ऐसे ही आपको वर्ग बी जो दूसरा वर्ग है b जिसकी भुजा आपने y मानी थी उसका परिमाप अगर ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे y बराबर 4y मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कह रहा है प्रश्न में, इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो बड़े वाले वर्ग के परिमाप से छोटे वाले वर्ग का परिमाप घटा देंगे तो आपका 24 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4x माइनस के 4y और बराबर आपका 24। यहाँ से 4 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, या 4 कॉमन ले लीजिए वो बटे में जाएगा, बात एक ही है। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 6, और ये आपका एक दूसरा समीकरण बन जाता है भाई। अब पहला और दूसरा इन दोनों समीकरणों को हमें हल कर देना है, हल करके x और y के मान ज्ञात कर लेना है, वही आपके वर्ग की भुजाओं की माप होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका x है भाई, x बराबर इस y को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो ये 6 धन y हो जाएगा। इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 को हमने नोट किया, x की घात 2 धन y की घात 2 धन 468 था, और x का जो मान आपने अभी 6 धन y निकाला ये यहाँ पर रख दीजिए। x की जगह पे आपको 6 धन y और उसकी घात 2 और धन y की घात 2 बराबर आपका 468 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोलना है, और ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका a धन b की घात 2 वाली सर्व समीकरण लग जाएगी, a की घात 2 धन 2ab, यहाँ पे a की घात 2 धन 2ab और धन b की घात 2। इस सर्व समीकरण का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 धन 2ab, 6 दूनी 12y हो जाएगा, और धन y की घात 2, और ये आपका y की घात 2 पहले से है। 468 को हम लोग लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो माइनस 468 और बराबर 0, क्योंकि हमें जो समीकरण बनाना है ax की घात 2 या x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में राइट साइड में आपको 0 रखना है। अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो देखिए y की घात 2 y की घात 2 ये आपका 2y की घात 2 हो जाएगा, और धन का 12y। अब यहाँ पे ये देखिए 36 और यहाँ पे माइनस का 468, ज़्यादा आपके माइनस के हैं, घटा दीजिए क्योंकि एक धन एक ऋण घटेगा भाई। तो यहाँ पे 4 और 6 से 3 घटेगा 3, और 8 से 6 घटेगा 2, 432 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, यानी कि 2 आपका कॉमन आ रहा है तो 2 से भाग कर दीजिए, तो y की घात 2 धन 6y और माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर 216
बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 216 के गुणनखंड करने हैं कि आपका 6 आ जाए। तो देखिए सिंपल सा आसान सा है, 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हो, और इस 6 को आप 3 गुणे 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इस 3 को इस 6 को दे दीजिए और इस 2 को इस 6 को दे दीजिए, तो ये 3×6 18 और ये 2×6 12, 18 से 12 घटाइए तो आपका 6 आ जाएगा। जो मध्य पद है उसको स्प्लिट करके, मध्य पद को विभक्त करके हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 6y है उसको हम लोग 18 - 12 लिख सकते हैं। तो वही लिख दीजिए भाई, y की घात 2 धन 18 - 12y और माइनस का 216 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे, x की y की घात 2 धन 18y - 12y - 216। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, y की घात 2 धन का 18y और माइनस का 12y और माइनस का 216 बराबर 0। पहले दो पद आखिरी के दो पदों का जोड़ा बना करके आपको कॉमन लेना है भाई। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y धन 18 और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ रहा है, तो y धन 18, 12 को 216 में 12 का भाग देने पर आपका 18 ही आएगा और बराबर 0। तो यहाँ से देखिए y धन 18 फिर से कॉमन आ गया, तो एक ब्रैकेट में आपका y - 12 आएगा। तो यहाँ पर y - 12 लिख दीजिए और बराबर 0। अब हमने द्विघात समीकरण को दो रैखिक बहुपद के गुणनखंड के रूप में लिखा। अब एक एक करके इनकी शून्य ज्ञात करेंगे, वही आपका y का मान होगा। पहला आपका y धन 18 बराबर 0, यहाँ से y बराबर -18 आ गया, और दूसरे बार में आपका y - 12 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर 12। भाई -12 को लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे y हमने क्या लिया था, वर्ग की भुजा, x आपकी वर्ग की भुजा थी। वर्ग की भुजाएं आपकी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए -18 आप नहीं लेंगे, y का मान आ गया। तो यहाँ पे y का मान जो आपने दूसरा समीकरण है वहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर आपका 12 आएगा, और लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो आपका समीकरण 2 है वो x - y बराबर 6 है, वही यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर x - y बराबर 6, और y का हम लोग ये वाला मान लेंगे भाई 12, क्योंकि y का मान -18 हम भूल जाएंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है और भुजाएं आपकी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे x - 12 बराबर 6, तो यहाँ पे x बराबर 6 धन 12, ऋणात्मक था लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 18 आ गया। यानी कि आपके जो वर्ग की भुजाएं हैं 12 और 18, पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा आपकी 12 मीटर, यही आपका आंसर हो जाता है भाई। तो जो प्रश्नावली 4.3 है हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिसको ज़रूरत हो, जिसको पसंद आए उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ, क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली 4.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.4 सॉल्व करने वाले हैं।